हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 के एग्जाम्पल 9 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पास एग्जाम्पल 9 है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पिछले वीडियो में हमने ये भी सिद्ध कर लिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है और उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में सभी चीज डिटेल से बताई गई है। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और प्रूव करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे √2 की तरह। यहाँ पास ये कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड क्या होता है, जिस चीज को हमें प्रूव करना होता है उस चीज को हम क्या करते हैं, उसका उल्टा ये कुछ और मान लेते हैं और जब उसे हम कैलकुलेट करते हैं हम क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जब कैलकुलेट करते हैं तो गलत साबित हो जाते हैं और जब हम गलत साबित हो जाते हैं तो इसका मतलब सही क्या है, इसका मतलब जो चीज दिया गया है वो क्या है, सही है। ठीक है, इसी तरह हम √3 को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पास हम इसका मतलब कि √3 को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले हल करते हैं और मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब जब √3 परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहां Q का मान क्या हो, 0 के बराबर ना हो, इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। अब इसका मतलब इसके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, मान लीजिए कि आपका P/Q क्या है, 15/25 है। अब यहाँ पास हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 15 का होगा 3 × 5 होगा और 25 का होगा 5 × 5 होगा। अब यहाँ पास जो उभयनिष्ठ होंगे यानी कॉमन होंगे उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ 5 से 5 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पास बचा क्या, 3/5 बचा। यही क्या कहलाता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि अब एक के अलावा कोई गुणनखंड इसमें क्या नहीं है, कॉमन नहीं है ना। इसी तरह √3 का भी होगा। तो यहाँ पास मान लेते हैं कि √3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ पास A/B है। ठीक है, यानी कि इसका एक के अलावा कोई अब उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पास हम लिख लेते हैं क्लियरली कि √3 का जो परिमेय संख्या है और सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, A/B। यहाँ पास आपको बताना पड़ेगा कि ये A और B क्या है। तो A और B क्या है, सहभाज्य है। अब सहभाज्य क्या कहलाता है, जो आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताया ना वही क्या कहलाता है, सहभाज्य कहलाता है। तो यहाँ पास आप इसको बता दीजिए, जहां A और B सहभाज्य है, सहभाज्य है। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, इस √3 = A/B को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पास तिर्यक गुणा करते हैं। तो A का गुणा इसके बटे वाले में से करेंगे, यानी इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यानी A का गुणा 1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और जब हम √3 का गुणा B से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3B हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पास लिख देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर जब A का करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो चलिए हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, अब यहाँ पास जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा A² = √3B का स्क्वायर। अब यहाँ पास हम और हल करते हैं आगे, तो ये हमें मिलेगा A² का A² और यहाँ पास √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और B का स्क्वायर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना, B² हो जाएगा इसका। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पास एक चीज देखिए, क्या जो हमने प्रमेय 1.3 में पढ़ा है ना वो चीज हम यहाँ यूज करेंगे। क्या पढ़ा है हमने, कि अगर आपके पास कोई अभाज्य संख्या है, मान लीजिए वो P है और वो A² को विभाजित करती है, तो वही P A को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, यानी उसकी स्क्वायर रूट को क्या करेगी, विभाजित। तो यहाँ देखिए, जो A² = 3 × B² है वो क्या है, A² का गुणनखंड है ना गुणनखंड। यानी कि ये जो 3 है वो A² को क्या करेगी, विभाजित करेगी। और जब ये 3 A² को विभाजित करेगी तो यही 3 क्या करेगी, A को भी विभाजित करेगी। और जब A को भी विभाजित करेगी तो हम इसको A को
3 इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां सी हमारा क्या होगा, जहां सी हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा, जहां सी पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। अब इसे आपने कैसे लिखा, a इज इक्वल टू 3 इंटू सी, आपको यहां बताना पड़ेगा। तो यहां पास आपको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर 3 ए स्क्वायर को विभाजित करती है, ए स्क्वायर को विभाजित विभाजित करती है, करती है, तो 3 ए को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी, करेगी, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। सो आपको इतना लिखना है यहां पास। अब इसके बाद देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ए का कोई गुणनखंड मिल गया, ठीक है, यानी जब ये a इज इक्वल टू 3 इंटू सी है, इसका मतलब ये क्या है, a का गुणनखंड है, और जब गुणनखंड है यानी 3 भी इसे विभाजित करेगी, है ना, तो ये गुणनखंड हो गया एक। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, यानी समीकरण 1 दे देते हैं, और इसे हम 2 दे देते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पास देखा कि a का हमने गुणनखंड निकाल लिया, इसी तरह हम क्या करेंगे, b का गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे, देखिए, इस a का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें यहां पास b का मान मिल जाएगा। देखिए कैसे, सो यहां पास हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रख देते हैं, समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रखने पर, तो जल्दी से मान रखते हैं, तो a की जगह क्या आ जाएगा, 3c आ जाएगा, है ना। तो यहां पास हम लिख देते हैं 3c, और बाकी आपका क्या है, ये अंडर रूट 3b है ना। तो यहां पास इसको हम लिख देते हैं, यानी रूट 3b है। अब यहां पास हम क्या करते हैं, हमें b का मान चाहिए, है ना। तो उससे पहले हम यहां पास क्या करते हैं, जो चीज हमने यहां किया है, ठीक है, रूट 3 को हटाया, मतलब इसमें से रूट हटाया है, तो इसमें से भी हम रूट हटा के b का मान निकालते हैं। तो हम इसके लिए फिर से इसका दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, ठीक है। तो यहां पास हम करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। सो यहां पास ये हो गया। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट 3b का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पास इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा c स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट 3 का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहां पास देखिए, ये क्या है, हमें b का मान चाहिए, है ना। तो यहां पास सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, b को अकेला करना पड़ेगा। तो चलिए इस 3 को हम क्या कर देते हैं, पक्षांतर, और जब इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, अकेला b स्क्वायर बचेगा, है ना। अभी यहां पास देखिए, ये कट रहा तो इसे हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी ये हमें मिला 3c स्क्वायर, और ये b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, b का मान केवल चाहिए। तो वही प्रमेय 1.3 जो हमने पढ़ा था, उसी का फिर से उपयोग कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए, हम जानते हैं, जानते हैं कि अगर 3 बी स्क्वायर को विभाजित करती है, बी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 3b को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी, ठीक है। यानी देखिए, बी स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड 3 इंटू सी स्क्वायर है ना। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 3 इंटू सी स्क्वायर है। यानी जब ये 3 बी स्क्वायर को विभाजित करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि इसका गुणनखंड है, और जब बी स्क्वायर को विभाजित करेगी तो बी को भी विभाजित करेगी। यानी हम बी को क्या कर सकते हैं, यानी हम बी को कुछ 3 इंटू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां एक्स आपका क्या है, जहां एक्स आपका कोई पूर्णांक है, उसी तरह जहां एक्स आपका कोई पूर्णांक है, जहां x पूर्णांक है, ठीक है, ये हम लिख देते हैं पूर्णांक है, ठीक है।
यहाँ भी यहाँ पास ये जो x और c है ये सब क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं इसके जगह, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हमने देखा अगर जो 3 है वो b स्क्वायर को विभाजित करती है तो ये 3 b को भी विभाजित करेगी, और जब विभाजित करेगी तो हम b को कुछ 3 इंटू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां x हमारा क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। अब एक चीज देखो यहाँ पास, ये देखो यहाँ पास b का मान तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 3c, ठीक है। अब यहाँ पास जो b का गुणनखंड क्या है, 3 इंटू एक्स है, और a का मान देखो, यहाँ पास a का मान क्या है, 3 इंटू सी है। अब यहाँ पास देखो हमें यहाँ पास एक चीज कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा, 3, और इसमें भी देखो 3, यानी कि जो b का गुणनखंड है 3 इंटू एक्स है, यानी 3 भी है ना, और यहाँ पास a का भी गुणनखंड 3 इंटू सी है, यानी यहाँ पास 3 भी है, यानी दोनों में क्या है, 3 कॉमन है। और यहाँ पास हमने बोला था जो भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है a अपॉन b, उसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पास हमने देखा कि a का गुणनखंड भी 3 है और b का भी गुणनखंड 3 है। सो इससे क्या हुआ, हम गलत साबित हो गए। हमने बोला था यहाँ पास एक के अलावा कोई इसमें गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इसमें एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें गुणनखंड है। तो यहाँ पास क्या हो गया, हम गलत हो गए, और जब हम गलत हो गए तो ये क्या हो गए, कॉन्ट्रोडिक्ट हो गए, है ना, विरोधाभास हो गया हमारी कही गई बातों का। तो यहाँ पास जब विरोधाभास हो गया यानी गलत हो गया, तो सही क्या चीज है, यानी वो चीज क्या है, सही। तो यहाँ पास वही चीज हम शब्दों में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पास लिखते हैं, चलिए, और बताते भी जाते हैं। क्या लिखेंगे, अतः, इसको चलिए समीकरण 3 दे दीजिए, ठीक है, वो ये था 2 और ये 2 था, ये 3, तो यहां पास लिखेंगे हम क्या, समीकरण 2 और 3 से, और 3 से स्पष्ट है, से स्पष्ट है कि a और b के कम से कम एक उभयनिष्ठ क्या है, 3 है ना, 3 है। और हमने बोला था यहाँ पास एक के अलावा भैया कोई उभयनिष्ठ नहीं है ना, ये बोला था ना। तो क्या हुआ, जब 3 है यहाँ पास, तो यहाँ पास लिखेंगे लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास हुआ, किस कथन का विरोधाभास हुआ, कि a और b का एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ठीक है, हमने तो ये चीज कहा था, लेकिन उसमें तो गुणनखंड हमें दिख गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है ना। सो यहाँ पास क्या हुआ कि हमें विरोधाभास हुआ हमारे कथन का, है ना। यहाँ लिखेंगे हम फिर से, अतः हमें यह विरोधाभास प्राप्त हुआ, ये तो बताओगे क्यों हुआ, है ना, प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, है ना, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये हुआ। अब आगे और लिखोगे, क्या लिखोगे, इसका निष्कर्ष लिखोगे। तो अतः इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ, अतः इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सो ये हो गया, इसे हमने प्रूव कर लिया। तो आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से ऐसे लिखना है, ठीक है। सो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।